हेलो एवरीवन, होप यू आर ऑल फाइन। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। पार्ट फर्स्ट जो था हमारे पास ज्योग्राफी पोर्शन से, जो एमसीक्यू सीरीज हमने शुरू की थी क्रॉप्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है इस पे, तो इसका पार्ट फर्स्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। वो जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, वहाँ पे जो एमसीक्यू सीरीज़ होगी ज्योग्राफी पोर्शन में। पार्ट सेकंड में जो होगा उसे कंटिन्यू करेंगे आगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हीं को हमने आपके लिए फ्रेम किया है, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस करो कि आपका लेवल कहाँ पे, आप कितना, आपका कॉन्फिडेंस क्या है इस टॉपिक पे, सारा कुछ आपको पता चलेगा। आप अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट करने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में नीचे अपना स्कोर मेंशन करो। आपको आउट ऑफ 30 कितने पॉइंट्स आ रहे हैं इस टॉपिक में, आपका ये टॉपिक कितना स्ट्रांग है ये आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। वो चीज़ें आपको जियोग्राफी पोर्शन जो प्लेलिस्ट है हमारा, वहाँ से मिल सकती है। हम अब देखते हैं हमारे पास जो आज के जो टॉप 30 रहेंगे इस सीरीज़ के, जो हमने 200+ सीरीज़ लाई आपके लिए इस टॉपिक पे, क्रॉप्स एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे। तो इसमें जो चीज़ें अपडेटेड हुई हैं वो चीज़ें भी साथ साथ एमसीक्यू सीरीज़ में हम कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक जो है, ये सारे एग्जाम जो भी जेके एसएसबी के एग्जाम्स है, कमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं, चाहे वो एसआई फाइनेंस का है, पटवारी का है, सुपरवाइजर का है, या बाकी जो एग्जाम्स है, कोई सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उन चीज़ों वहाँ से भी हमने कंपाइल किए हुए एमसीक्यूज़ हैं, डिफरेंट एसएस सीजीएल एग्जाम में पूछे गए, एसएसबी ने पूछे गए। तो वहाँ से ये चीज़ें आपके लिए कवर करके लाएंगे ताकि आप रिवाइज कर सको अपने टॉपिक्स को। जो आगे पुलिस का आने वाला एग्ज़ाम है, अभी तो सिलेबस नोटिफाई नहीं हुआ है, उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक। स्टार्ट करते हैं, हम डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, येलो रेवोल्यूशन की बात की है इसने, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये चीज़ पूछी गई है। रेवोल्यूशंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे वाइट रेवोल्यूशन है, पर्पल रेवोल्यूशन है, येलो रेवोल्यूशन है। देखो, येलो रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ, येलो का मतलब क्या होता है, मतलब ये रेवोल्यूशन किस से डील करता है, क्या ये पोल्ट्री से करता है, गोल्ड, सनफ्लावर या ऑयल सीड्स। अब आप अपना आंसर दो, उसके बाद मैं अपना आंसर दे रहा हूँ उसका। ये हमारे पास येलो रेवोल्यूशन जो है वो ऑयल सीड्स प्रोडक्शन के साथ डील करता है, जिसमें हमें जिन चीज़ों से ऑयल निकलता है एग्रीकल्चर के अंदर, उनके साथ ये रेवोल्यूशन डील करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना, इट्स डील विद द ऑयल सीड्स। विच स्टेट इज कॉल्ड द राइस बाउल ऑफ द इंडिया, इनमें से कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कुछ बच्चे होंगे वो वेस्ट बंगाल को दे देंगे, बोलेंगे सर प्रोडक्शन ज़्यादा यहाँ से होती है। अब आप आंसर दो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन बाकी क्रॉप्स के कंपैरिजन में देखी जाए तो वो कौन सी स्टेट करती है, तभी उसको राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा सीजीएल में पूछा गया है, जेकेएसएसबी ने पूछा है ये क्वेश्चन। तो वो आपके पास आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हमारे पास रहेगा 29 का ए पार्ट, आंध्र प्रदेश। क्यों इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ये भी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसके अंदर अगर 100% क्रॉप्स की प्रोडक्शन हो रही है ना, 100% क्रॉप्स प्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें से 77% प्रोडक्शन ऑनली राइस की है। सिर्फ उस 100% क्रॉप प्रोडक्शन में 77% राइस यहाँ से प्रोड्यूस्ड होता है आउट ऑफ 100% क्रॉप प्रोडक्शन में, तभी इसे राइस बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ऑपरेशन फ्लड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑपरेशन फ्लड क्या था। सिंपल सी बात याद रखना, ऑपरेशन फ्लड जो था वो किससे डील करता था, वो डील करता था वाइट रेवोल्यूशन से। किससे, इसी को बोलते थे वाइट रेवोल्यूशन। और वाइट रेवोल्यूशन किससे डील करता है, मिल्क प्रोडक्शन। हमारा आंसर क्या रहेगा इसका, ए पार्ट, मिल्क प्रोडक्शन। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है, व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर कौन थे। अभी कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर एक बार इसको आप बना के क्या करो, पेपर पे ये क्वेश्चन दे दो। एक ऑब्जेक्टिव से हमें 4-5 ऑब्जेक्टिव्स निकलते हैं, ताकि चीज़ें साथ साथ क्लियर होती हैं जब ये चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। वाइट रेवोल्यूशन है, इसका फादर कौन है, यहाँ पे ये चीज़ भी आ गई ना, बहुत बार पूछते हैं कभी रेवोल्यूशंस के फादर, तो उनका नाम क्या था वो भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज क्यूरिन, फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन।
तो इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है ना। सो नेक्स्ट, विच इज़ द लीडिंग स्टेट इन द मलबरी सीरीकल्चर, यानी मलबरी प्रोडक्शन में, मलबरी जो है सिल्क की प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट लीड कर रही है? वो आपके पास वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास कर्नाटका। ये है 2024 अपडेटेड डेटा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द मोस्ट कॉमन कंज्यूम स्टेपल सीरियल ऑफ इंडिया, सबसे ज़्यादा जो सीरियल इंडिया में इस्तेमाल होता है कौन सा है? क्या वो राइस है, वीट है, बाजरा है, या मेज़ है? ये दो तो हो नहीं सकते ज़्यादा। अब राइस और वीट में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होगा। सो इसका आंसर रहेगा हमारे पास राइस, ए पार्ट। सो 32 का क्या रहेगा? ए पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कल्चर ऑफ सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म जो रेशम का कीड़ा होता है उसके कल्चर को, उसकी प्रोडक्शन करना, उस कल्चर को हम क्या बोलते हैं? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, पैसिकल्चर और सीरीकल्चर। उसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर तो बोलते हैं बीज की प्रोडक्शन को, हनी बीज की प्रोडक्शन को। हॉर्टिकल्चर जो फ्रूट्स के साथ डील करता है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। एंड पैसिकल्चर मीन्स फिशेस के साथ डील करे। और सो आंसर आपका क्या रहेगा सिल्क वॉर्म के साथ? सीरीकल्चर। सो इसका आंसर रहेगा डी पार्ट। गोल्डन रेवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोल्डन रेवोल्यूशन रेफर्स टू, गोल्डन रेवोल्यूशन में किस चीज़ से डील करता है? क्या सीरीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, एपीकल्चर या वर्टिकल्चर? तो गोल्डन रेवोल्यूशन जो है ये डील करता है फ्रूट्स प्रोडक्शन से। फ्रूट्स प्रोडक्शन मीन्स हॉर्टिकल्चर से। सो आपका आंसर रहेगा 34 का बी पार्ट। नेक्स्ट, ब्राउन रेवोल्यूशन, देखो रेवोल्यूशंस में यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। ब्राउन रेवोल्यूशन जो है ये किससे डील करेगा? क्या ग्रोथ ऑफ पाउडर इंडस्ट्री, ग्रोथ ऑफ सी प्रोडक्शन, ग्रोथ ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, तो वाइट प्रोडक्ट वो तो वाइट रेवोल्यूशन होता है। ग्रोथ ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स इंडस्ट्रीज़, इंडिया के अंदर जो सॉफ्ट ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ हैं या फूड प्रोसेसिंग के लिए वहाँ उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो ब्राउन रेवोल्यूशन डील करता है। सो आंसर रहेगा डी पार्ट। which crop with which crop has green revolution been associated? जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया 1960s में, तो जिसके फादर मैंने आपको बोला भी है उसके फादर कौन है? तो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखोगे इंडिया में कौन है और उसके बाद वर्ल्ड में कौन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। मैंने ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो फर्स्ट 30 MCQs थे उसमें आपको ये बोला है वर्ल्ड में कौन है और इंडिया में कौन है। अब बोलो जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो ग्रीन रेवोल्यूशन में कौन सी क्रॉप पे ज़्यादा फोकस किया गया था? राइस, व्हीट, पल्सेस या शुगर कैन? वो थी व्हीट, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, स्लैश एंड बर्न ऑन एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? इसका स्लैश एंड बर्न ऑन एग्रीकल्चर, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नेम गिवन टू, क्या मेथड होता है? क्या पोटैटो कल्टीवेशन बोलते हैं, प्रोसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन, क्या फॉरेस्टेशन जंगल काटना, मिक्सिंग फार्मिंग और शिफ्टिंग कल्टीवेशन? ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को ही शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोलते हैं, जिसे मैंने आपको बोला था नॉर्दर्न ईस्ट इंडिया में ज़्यादा प्रैक्टिस किया जाता है। ये मतलब एक जगह पे क्रॉप को उगाया एक साल, फिर नेक्स्ट ईयर उस क्रॉप को उस जगह नहीं उगाया जाता है, दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ फर्टिलिटी कम हो जाती है, फिर दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, तभी इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लू रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशंस कवर करेंगे। ब्लू पानी, वाटर, ब्लू रेवोल्यूशन मींस यहाँ पे क्या? मिल्क प्रोडक्शन, ये तो हो गया वाइट रेवोल्यूशन। ऑयल प्रोडक्शन नहीं, ये हो गया येलो रेवोल्यूशन। फूड प्रोडक्शन नहीं। फिश प्रोडक्शन मतलब मैरीन प्रोडक्शन जो होती है, समंदर के अंदर जो चीज़ें होती हैं, फिश प्रोडक्शन जो होती है वो होती है ब्लू रेवोल्यूशन। तो 38 का आंसर रहेगा ब्लू रेवोल्यूशन। अब इसके फादर कौन है इंडिया में, वो भी याद रखना। उनका नाम है हीरालाल चौधरी, और दूसरे जो हैं उन्हें भी कहा जाता है, उनका नाम क्या है? उनका नाम भी याद रख लेना, हीरालाल चौधरी एंड अरुण कृष्ण। तो ये दो हैं, इन्हें फादर ऑफ ब्लू रेवोल्यूशन इन इंडिया में कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
द ट्रांसफर ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द टॉप टू द सब सॉइल थ्रू द वाटर। सपोज हमारे पास ये सॉइल है, टॉप सॉइल है नहीं आपके पास, इससे पानी से क्या होता है कि जो मिनरल्स होते हैं यहाँ से वो क्या कर जाते हैं, वो ट्रांसफ़र होते हैं टॉप सॉइल टू सब सॉइल, नीचे की तरफ जाते हैं। दैट इज़ वी कॉल दैट, उसको हम क्या बोलते हैं, पेरिकुलेशन। वो तो पानी का जाना हुआ, कंडक्शन नहीं। ट्रांसपैरेशन तो हो गया लॉस ऑफ वाटर थ्रू, जो हमारे लीव्स होते हैं उससे पानी का लॉस होना, उसे कहते हैं लीचिंग। ये टर्म याद रखना। जो मिनरल्स होते हैं ना ऊपर सरफेस पे, उनका ज़मीन की नीचे वाली सतह पे चले जाना, उसे लीचिंग कहा जाता है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉइल फैक्टर्स आर नोन एज, आपने फैक्टर्स पढ़े होंगे, जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, जियोमॉर्फोलॉजिकल फैक्टर्स होता है, इकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, एडाफिक फैक्टर्स होते हैं। तो जो सॉइल से डील करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, सॉइल से जो फैक्टर्स डील करते हैं उन फैक्टर्स को आप एडाफिक फैक्टर्स बोलते हो। सो आंसर रहेगा डी पार्ट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ कैन सॉइल इरोजन बी कंट्रोल ऑन द हिल्स। सपोज ये आपके पास हिल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाता है, ये आपके पास हिल्स हैं, यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे इरोजन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि स्लोप्स होते हैं। तो वहाँ पे क्या करोगे, वहाँ फॉरेस्टेशन करोगे, इससे रुकेगा सॉइल इरोजन, या स्टेप फार्मिंग करोगे, या स्ट्रिप काउंटिंग करोगे, या लीनियर काउंटर प्लोइंग करोगे। तो उसके लिए आप करोगे, आप ये इसका इस तरह से प्लोइंग करोगे, लीनियर काउंटर प्लोइंग करोगे इस तरह से, ताकि इरोजन कंट्रोल हो सके। इस तरह से काउंटर प्लोइंग करोगे जिससे आप इरोजन को कंट्रोल कर सकते हो। सो आंसर रहेगा डी पार्ट। मोस्ट ऑफ द इंडियाज रेनफॉल, यहाँ इंडिया में जो बारिशें होती हैं ना ज़्यादातर, वो क्या साइक्लोन से होती हैं, कन्वेंशनल होती हैं, इल्यूसिव होती हैं, या ओरोग्राफिक होती हैं। देखो साइक्लोनिक जो रेनफॉल्स होती हैं वो इंडिया में ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगी। सो आपका आंसर रहेगा कन्वेंशनल। क्यों यहाँ पे कन्वेंशनल रेनफॉल होती हैं, क्योंकि देखो कन्वेंशनल क्या होती हैं, ये ज़्यादा इक्वेटर, जो आपका इक्वेटर होता है सेंटर में से पास होता है, तो इंडिया भी इक्वेटर के नज़दीक ही पड़ता है, तो इक्वेटर रीजन पे ज़्यादा देखने को मिलती है। वहाँ पे जो आपकी वार्म एयर्स होती हैं, वार्म एयर, वो क्या करती हैं, वो राइज अप, वो ऊपर चली जाती है गर्म हवा, एंड एक्सपैंड, वहाँ जाके फैल जाती है। उसके बाद वो कूलर लेयर्स में चली जाती है और वहाँ पे वो सैचुरेट हो जाती है। उसके बाद वो कंडेंस होती है। जब कंडेंस होगी तो क्या बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं, तो और होती है बारिश। तो इस तरह की रेनफॉल जो होती है वो कन्वेंशनल टाइप होती है, ये इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलती है। और दूसरी रेनफॉल थी, मैं आपको बोलूँगा यहाँ पे, वो है ओरोग्राफिक रेनफॉल। ये तो आंसर नहीं आएगा। ओरोग्राफिक क्या होती है, ये माउंटेन है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से आपके पास मॉइस्ट एयर होती है, क्या होती है, मॉइस्ट, जिसमें ह्यूमिडिटी होती है, मॉइस्ट एयर, वो यहाँ से ऐसे ऊपर राइज होती है, यहाँ पे माउंटेन की वजह से वो स्टॉप हो जाती है, यहाँ क्लाउड्स बनते हैं और यहाँ पे बारिश होती है, उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक। तो वो बारिश यहाँ पे नहीं होती है, ज़्यादा आपको कन्वेंशनल टाइप ऑफ रेनफॉल इंडिया में मिलती है। द विंटर रेन्स इन द चेन्नई, चेन्नई इंडिया का कहाँ पे है, ये आपका पेनिनसुलर इंडिया है। मैंने इंडिया का जो साउदर्न साइड है वो उसका मैप बनाया। तो आपको जो चेन्नई आपको कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे केरला है, बंगला, यहाँ पे चेन्नई हो गया। तो चेन्नई में ज़्यादातर जो बारिशें होती हैं वो कौन सी होती हैं, किस वजह से आती हैं, क्या वो साउथ वेस्ट, यहाँ हो गया साउथ, ये हो गया वेस्ट, क्या यहाँ से जो हमारे पास मानसून आती है उससे होती है ना, याद रखना उससे नहीं होती। नॉर्थ ईस्ट मानसून, इंटेंस लैंड एंड सेंड ब्रीज, सी ब्रीजिंग, साइक्लोनिक विंड्स एंड बे ऑफ बंगाल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो तमिलनाडु है, चेन्नई है, यहाँ पे जो बारिश होती है वो ज़्यादातर कैसी होती है। यहाँ पे आपको नॉर्थ ईस्ट इंडिया है ना, ठीक है ना, यहाँ से, तो यहाँ से जो आपके पास नॉर्थ ईस्ट से जो मानसून आती हैं, उस मानसून की वजह से यहाँ पे आपको बारिशें देखने को मिलती हैं। तो ये चीज़ याद रख लेना। मैं इस तरह से मैप बनाता हूँ, ये इंडिया का मैप है। तो यहाँ से जो मानसून आती हैं इस तरफ से, उस वजह से बारिशें यहाँ पे होती हैं, कहाँ पे, आपके चेन्नई में, तो वो होती है नॉर्थ ईस्ट मानसून। सो आंसर रहेगा बी पार्ट, उस वजह से ज़्यादातर वहाँ पे आपको बारिश मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ अक्टूबर हीट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अक्टूबर हीट। देखो अक्टूबर हीट किसे बोलते हैं, अक्टूबर हीट होता है, ये इसका सबसे बड़ा कॉज होता है जब टेम्परेचर बढ़ जाता है। एक तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और दूसरा सबसे बड़ा काज होती है इसमें ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है।
टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी दोनों बढ़ेंगी तो उससे अक्टूबर हीट जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। तो सबसे बड़ा कॉज इसका यही है, डी पार्ट आंसर रहेगा। द फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबन, सुंदरबन आपको कहाँ पे मिलेगा? ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, तो ये यहाँ से, ये वेस्ट बंगाल यहाँ से आता है गुजरात, तो यहाँ पे सुंदरबन डेल्टाज मिलते हैं आपको वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे ज़्यादातर तो फॉरेस्ट होते हैं सुंदरबन के, वो कौन से होते हैं? वहाँ पे क्या थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, वो तो आपको गुजरात राजस्थान में मिलते हैं। मैनग्रूव्स होते हैं डेसिडियस, यहाँ पे मैनग्रूव्स होते हैं, यानी दलदल, वहाँ पे ज़मीन जो होती है उसमें थोड़ा पानी होता है, उसमें जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, श्रब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, उनको हम मैनग्रूव्स बोलते हैं। तो वो आपको सुंदरबन में मिलेंगे। और सुंदरबन जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा होता है, तो ये चीज़ भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ये डेल्टा जो सबसे बड़ा डेल्टा है वर्ल्ड का, वो सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट, हु इंट्रोड्यूस द टर्म मूनसून, मूनसून टर्म को दिया किसने था, ये भी याद रखना है ना। तो आपको पता ही होगा जिसने ये मूनसून के बारे में पढ़ा है, मैंने वहाँ पे चीज़ें कवर की हैं। इट्स एन अरेबिक वर्ड, ठीक है ना, ये अरेबिक वर्ड है। सो जब ये पता होगा अरेबिक वर्ड है तो आप डायरेक्ट आंसर दोगे, इट्स एन अरेबिक। अरब्स ने जो थे उन्होंने सबसे पहले मूनसून टर्म दी थी, जिसका मतलब होता है, जिसका मीनिंग क्या होता है, ये कौन सा ये वर्ड था, उसका नाम था मौसिम, जिसका मतलब होता है सीजन्स। ये चीज़ याद रखना। इंडिया का सबसे ड्राइएस्ट पार्ट कौन सा है, वो आपको राजस्थान में मिलेगा, उसका नाम है जैसलमेर। याद रखना, सबसे ड्राइएस्ट पार्ट जहाँ पे सबसे ज़्यादा कम बारिश देखने को मिलती है, वो ड्राइएस्ट पार्ट जो है इंडिया का, वो जैसलमेर में है। सो नेक्सट, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट की एक फॉरेस्ट पॉलिसी आई, उन्होंने कहा कि जो फॉरेस्ट एरिया आपका टोटल जियोग्राफिकल एरिया का कितना होना चाहिए। सपोज आपके पास टोटल जियोग्राफिकल एरिया है हमारे पास 100%, यानी इसका फॉरेस्ट कितना परसेंट होना चाहिए, यानी वो आपके पास कितना परसेंट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है 33%, यानी 33% 100 का होना चाहिए इंडिया क्या फॉरेस्ट एरिया। तो इस वक्त इंडिया का कितना है, ये उन्होंने रिकमेंड किया कि इतना कम से कम होना चाहिए आउट ऑफ, अगर इंडिया का जियोग्राफिकल एरिया 3 to 8 पॉइंट समथिंग है, इतने मिलियन हेक्टेयर्स है, तो उसका 33% होना चाहिए फॉरेस्ट एरिया। अब इंडिया के इस वक्त कितना है, इंडिया का इस वक्त वो चीज़ भी याद रखना, जस्ट 24.62%, इतना फॉरेस्ट एरिया इंडिया का आउट ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इतना है, होना कितना चाहिए 33%, ये रिकमेंड किया है जो गवर्नमेंट की फॉरेस्ट पॉलिसी आई थी। जीरो फाइटिक वेजिटेशन, जीरो फाइटिक वेजिटेशन इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, जीरो फाइटिक हो गया वो प्लांट्स जिनको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कहाँ पे पाए जाएंगे, या आपको ईस्टर्न घाट्स, काशी हिल्स, छोटा नागपुर प्लेटियो या कच्छ गुजरात के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे डेजर्ट्स एरियाज होते हैं, वहाँ पे आपको जीरो फाइटिक वेजिटेशंस मिलेगी, जो पानी पे, जो जैसे कैक्टस हो गया, ये हमारे पास जीरो फाइटिक वेजिटेशंस है, जिन्हें कम पानी में भी ग्रो करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑफ द इंडिया। ह्यूमिड मतलब हो गया वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं इंडिया में, वो कौन सी जगह है इंडिया की काफ़ी ह्यूमिड रहती है, उसका नाम क्या है, वो आपके पास है, वो मेघालय में पड़ती है, माइसन राम, जहाँ पे चेरापूंजी, बहुत याद रखना, ये सॉरी उसका नाम है माइसन राम, जो कहाँ पे है, जो है आपके इंडिया में मेघालय स्टेट में। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमिड प्लेस ऑफ इंडिया है, जैसे ड्राइस्ट प्लेस मैंने बोला जैसलमेर है राजस्थान में, इस तरह से जो माइसन राम जो है मेघालय में सबसे ह्यूमिड और वेटेस्ट प्लेस ऑफ इंडिया है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI, और इंडिया का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, वो आपको मिलेगा इंडिया की नॉर्दर्न स्टेट्स में, देहरादून में। तो याद रखना वो कहाँ पे है, वो देहरादून में पड़ता है, आपको उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून, वहाँ पे पड़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज द मून अराइव द फर्स्ट। जब मूनसून आती है तो इंडिया की पहली स्टेट जहाँ पे इनमें से कौन सी है जहाँ सबसे पहले मूनसून पहुँचती हैं, क्या वेस्ट बंगाल है, ये तो ऊपर आ जाती है इंडिया के ईस्ट साइड में, महाराष्ट्र ये तो मिडल में है, आसाम ये भी ऊपर आती है, केरला, यानी केरला आपको यहाँ पे है। तो सबसे पहले मूनसून का जो अराइवल होता है वो केरला में होता है। सो आंसर 52 का बी पार्ट रहेगा।
इंडिया के अंदर मैक्सिमम रेनफॉल जो होती है, ज़्यादातर बारिशें जो होती हैं इंडिया में, वो किस वजह से होती है? क्या वो रिट्रीटिंग मानसून की वजह से होती हैं, कन्वेंशनल रेनफॉल की वजह से होती हैं, नॉर्थ ईस्ट मानसून या साउथ वेस्ट मानसून? इंडिया के अंदर ज़्यादातर बारिशें जो होती हैं वो मेनली फ्रॉम किस से होती हैं? वो आपको मिलेंगी 53 का डी पाथ, साउथ वेस्ट मानसून, जो यहाँ से आती हैं, साउथ वेस्ट मानसून जो कहाँ से आती हैं? अरेबियन सी से। ये हो गया ना अरेबियन सी, ये हो गया बे बंगाल। तो यहाँ से जो मानसून आती हैं, तो उन मानसून की वजह से इंडिया में ज़्यादा बारिशें होती हैं, साउथ वेस्ट मानसून। सो रहेगा इसका आंसर डी पार्ट। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होता है उसके अंदर उसका जो सेंटर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? वो कैसे बनता है? ऐसे ऐसे इस तरह से बनता है ना। डायग्राम इतनी अच्छी नहीं है तो चलेगा, बट इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से इन अंदर की तरफ, ठीक है ना। तो उस वजह से क्या होता है, क्यों विंड्स अंदर की तरफ जा रही हैं? क्योंकि अंदर जो होता है वो प्रेशर क्या होता है, वहाँ पे आपको क्या मिलेगा? वेरी लो प्रेशर मिलेगा। कहाँ पे? जो इनसाइड होता है, बाहर ज़्यादा होता है, तभी वो विंड्स अंदर की तरफ जा रही होती हैं। एंटी साइक्लोन में बाहर की तरफ जा रही होती हैं, ठीक है ना, वहाँ पे बाहर की तरफ जा रही होती है। सो आंसर रहेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन द सेंटर ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन जो होता है आपके पास, वो वेरी लो बिकॉज ऑफ वार्म एयर, तो वो बहुत कम होता है अंदर की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन ऑफ इंडिया रिसीव्स द विंटर रेनफॉल बाय द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये इंडिया का जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ से ये मैप है इंडिया का। तो जो इंडिया की यहाँ से जो विंड्स आती हैं, ठीक है ना, कहाँ से आती हैं? जो हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है वो आपको एशिया जो होती हैं वहाँ से नॉर्थ वेस्ट एशिया से ज़्यादा विंड्स आती हैं, मेडिटेरियन सी से, उनसे जो बारिशें होती हैं वो ज़्यादातर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से रेनफॉल कहाँ ज़्यादा होगी? तमिलनाडु कोस्ट, वो तो नीचे होता है, यहाँ आंसर हो नहीं सकता। आंध्रा कोस्ट नहीं है, ओडिशा नहीं है, सो आंसर रहेगा पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड, इन एरियाज़ में आपको नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादातर बारिशें जो होती हैं वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से होती हैं, मेडिटेरियन सी से जो विंड्स आती है। ये चीज़ मैंने कवर की है। ITCZ का सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ITC मीन्स, ITCZ भी कभी बोलते हैं, ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, कभी ये लिखा होगा या कभी इतना ही होगा, ITC इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस इसको बोलते हैं। ये वो बेल्ट्स होता है, ये इक्वेटर के पास आपको मिलता है। ये कहाँ पे मिलता है? सपोज ये इक्वेटर होता है यहाँ पे, जैसे इंडिया भी इक्वेटर के नज़दीक है, इस जोन में आपको ज़्यादातर ये मिलता है। ये जोन ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, क्योंकि विंड्स यहाँ की तरफ आती हैं, लो प्रेशर बेल्ट जोन होता है, क्योंकि जहाँ से ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ से विंड्स आएंगी लो प्रेशर की तरफ। तो ये हमारे पास लो प्रेशर बेल्ट जोन होता है, यहाँ की तरफ विंड्स आती हैं, ज़्यादातर ट्रेड्स विंड्स यहाँ की तरफ आती हैं। तो ये याद रखना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज़ द प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस रिस्पॉन्सिबल द ग्लोबल? जो आजकल ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, सबसे ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबल गैस होती है जिस वजह से ये हो रहा है, यानी ये सारी गैसेस तो इन्वॉल्व होती हैं ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस गैसेज, लेकिन सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो होता है वो किस गैस का होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेवर अबाउट 70% गैस यही होती है कॉन्ट्रीब्यूशन में ग्लोबल वार्मिंग। मीथेन इज ऑल्सो है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, ओजोन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। ये चीज़ें याद रखना, और इन चारों के नाम भी याद रखना, चारों ग्रीन हाउस गैसेज हैं। सो आज का जो टॉपिक था, 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। एक क्वेश्चन से आपको 4-5 ऑब्जेक्टिव्स यहाँ से मिल रहे हैं, एक क्वेश्चन में 4-4 5-5 चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेट करके, ताकि चीज़ें आपको समझ आएंगी और आपका टॉपिक भी रिवाइज हो जाएगा। तो जो भी इस चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहा था वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करे, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होता है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारे जो FB पेज चल रहा है उसकी लिंक भी नीचे दी है, वहाँ से भी आप देख सकते हो, उस पर भी MCQ सेशंस आपको मिलेंगे, वहाँ पे भी हम करते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं कल। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।